हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आज संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रमुख है, सभी को तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार, और जो कि महत्वपूर्ण है, जो भी किसी व्यक्ति के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें इस वीडियोज़ में सभी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जामिनेशंस में जो अनुच्छेद रिलेटेड, आर्टिकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने संविधान के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या। देखिए संविधान की जो बात करें तो 12 भाग होते हैं। 12 भाग होता है, 395 अनुच्छेद होते हैं, बाकी 1200 मतलब सॉरी 12 जो अनुसूचियाँ होते हैं। देखिए 395 अनुच्छेद है, लेकिन ये तो एक्चुअल में जो रियल ये तो 395 तो अनुच्छेद रहेगा, लेकिन देखिए इसमें कुछ ऐड करके इसके अनुच्छेद को बढ़ाया गया है, ठीक है। बाकी ये नहीं, कुल मिला के अभी जो हो गया है वो 470 अनुच्छेद हो गया, आर्टिकल है। ये और इतना कैसे हो चुका है, ये बड़ा बड़ा कर, यानी कि जैसे कि अगर अनुच्छेद 51 है तो 51A कर दिया है, उसी प्रकार 51A कर दिया है, उसी प्रकार 4 है तो 4A कर दिया। तो इस प्रकार जो इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है, यानी कि एडिट करके इस प्रकार अनुच्छेद कुल मिला के कितना हो चुका है, 700 मतलब 470 तक हो जा चुका है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 395 तक, यानी ये याद रखना है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, भाग वन ध्यान दीजिएगा। भाग वन किसके किसके अनुच्छेद 1 से 4, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो उसमें किस किस चीज़ का जिक्र किया गया है, वो संघ एवं उसके राज्य के बारे में, ठीक है। यानी कि संघ है और उसके राज्य, जो भारत के जितने भी राज्य हो गए, ये सब के आर्टिकल के बारे में वो जिक्र किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठीक है। उसी प्रकार के फिर देखिए नेक्स्ट कहा जाता है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 1, अब इसी के यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो अनुच्छेद 1 में क्या जिक्र किया गया है, भाग 1 का ही अनुच्छेद 1 में क्या किया कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और ये जिक्र किया गया है। उसी प्रकार फिर इसमें देखिए, इसमें दोनों को कवर कर लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब अगर देखिए, अगर देश में, मतलब कोई और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कोई भी हमारे पड़ोसी देश हो गया, राज्य हो गया, अगर वो चाहेगा कि किसी और के देश के साथ ना रह के, क्योंकि उसके साथ अगर व्यवहार ठीक नहीं हो पा रहा है, जैसे कि सिक्किम की एग्जाम्पल लीजिए। सिक्किम पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ, सिक्किम के साथ जो चीन होते हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था, उन्होंने चीन से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए फिर वो इंडिया में, वो भारत में आ गया, ठीक है। वो भारत का आ गया, और भारत का फिर हिस्सा बन गया, मतलब एक ठो और राज्य इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अब नए राज्य इसमें प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर 28 राज्य है तो उसकी लिमिट है, और कोई राज्य नहीं बन सकता है और इंक्लूड नहीं हो सकता, आप नए राज्य बन सकते हैं, ठीक है, प्रवेश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वही किसमें, अनुच्छेद 2 में कहा है। फिर अनुच्छेद 3 में ये कह रहा है कि राज्यों क्षेत्र, यानी कि जो राज्यों की जो क्षेत्र सीमा और उसके नामों में परिवर्तन किया जाता है, यानी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि आपके राज्यों का सीमा, आप कोई कंट्री का सीमा नहीं कर सकते, जो राज्यों के जो सीमा होते हैं उस सीमा को बढ़ा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके नामों को भी बदल सकते हैं, अगर जो भी नाम हो आपके सीमा को, बॉर्डर का, उसको आप नाम में चेंज कर सकते हैं, उसकी सीमा को घटा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो किस में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में। इसी प्रकार के फिर देखिए क्या कह रहा है, भाग 2 में, इंपॉर्टेंट है ये। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का जिक्र किया गया है, ठीक है। और नागरिकता का जिक्र जो पूछा जाता है कि नागरिकता का जिक्र आर्टिकल भाग कितने में किया गया, 2, और आर्टिकल किसके किसके बीच, 5 आर्टिकल में किया गया, जब 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल, लेकिन आपको 5 याद करना है। 5 याद करने के लिए तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे नागपंचमी। नागपंचमी मतलब देखो, नाग से नागरिकता हो गया और पंच से हो गया पंच, पाँच हो गया, तो इससे याद होगा कि जब भी आर्टिकल 5 का बात किया जाएगा तो आप बोलेगा आर्टिकल 5 में या नागरिकता का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 5, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है मौलिक अधिकार का किस संविधान में है, तो मौलिक अधिकार होते हैं वो 12 से नहीं कि 12 से 35 के बीच होते हैं, वो मौलिक संविधान का भाग 3 के 1235 में जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें देखिए समानता का अधिकार हो गया है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है, फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार, ठीक है।
उसी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी प्रकार के संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये अधिकार है जो आप ये देश में आपके अधिकार हैं, ये आप आपसे अधिकार कोई छीन नहीं सकता, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। आप अगर आप अपने धर्म से संतुष्ट नहीं तो आप धर्म को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। ये संविधान में साफ साफ कह चुका कि आप अपने अनुसार धर्म ले सकते हैं, अपने अनुसार संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किसी की जोर जबरदस्ती इस पर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए भाग भाग 4A, देखिए भाग 4 नहीं, भाग 4A और 51A आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, अब देश की अगर अगर हमें संविधान मौलिक अधिकार दे रहा है तो हमारे हम लोग को भी फर्ज बनता है कि हम मौलिक कर्तव्य हमें हमें अपने देश के सम्मान करना चाहिए। देश की जो राष्ट्रीय ध्वज हो गया उसको सम्मान करना चाहिए, तो हमें ये कर्तव्य बनता है, अपने देश के कर्तव्य बनता है कि अपने देश को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, लेकिन ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें पता है कि मौलिक अधिकार बहुत पहले आया था, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होकर मौलिक कर्तव्य के बारे में बना, ठीक है। क्योंकि जब देश में बहुत सारे मतलब मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा था, यानी फ्लैग या डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो कि हमारे देश के धरोहर हो गया, ठीक है। और उसको अच्छा से मिस बिहेवियर लोग कर रहे थे उसके साथ, इसलिए क्या हुआ, इस मौलिक कर्तव्य लाया गया ताकि देश के सम्मान लोग करें, ठीक है। ताकि लोगों के अंदर देश के प्रति जागरूकता हो, ठीक है, सम्मान करने का। तो इस संविधान को बाद में इंक्रीमेंट लाया गया था। कब लाया गया था, ठीक है, श्रवण समिति के द्वारा, यानी कि श्रवण समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संशोधन, याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत तहत संविधान में शामिल किया गया है। देखिए किसके पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था संविधान में, तो 42वें संशोधन के, यानी 42वें बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा ये कर लें, ठीक है। अब देखिए भाग 4 तक हो चुका था, अब भाग 5। अब भाग 5 में देखिए 52 से 151 तक, इसके बीच देखिए इसमें क्या इसके बीच की बात करेंगे। भाग 4 के अंदर इतना आता है, 52 से लेकर 151 के बीच आता है, ठीक है। अब चलिए इसके बीच में देखो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का जो देखो जो राष्ट्रपति कहलाता है, राष्ट्रपति एक देश के लिए राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया। और इसका जिक्र किसमें किया गया है, भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 के बीच, ठीक है। अब देखिए हमें राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। देखिए राष्ट्रपति का जिक्र हमें आर्टिकल 52 यानी कि 52 में किया गया है राष्ट्रपति पद का जिक्र, ठीक है। उसी प्रकार इसके शक्तियाँ का जिक्र किया गया है उसके आर्टिकल 3 यानी कि 53 में। उसी प्रकार की इसके अगर निर्वाचन की बात किया जाएगा, यानी कि इसके वोटिंग की बात किया गया, वो 54 में किया गया, ठीक है। उसी प्रकार के एक राज्य के लिए देखिए, एक राज्य के लिए राज्यपाल का जिक्र किया गया है 153 में। उसी प्रकार के उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है आर्टिकल किसमें, 154 में। उसी प्रकार के उसकी जो अनुच्छेद यानी कि 155 में उसके निर्वाचन को किया गया है, जिक्र किया गया है। अब देखिए इसको याद करने का देखिए तरीका क्या है। इसमें देखिए 52 है, इसमें क्या करना आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और जो ऐड कीजिएगा उसके जस्ट फ्रंट में लगा देना। जैसे कि देखिए 52 है, अब 52 में एक ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 53 बन जाएगा, ठीक है। जो ऐड किए उसको क्या कीजिए, उसको पहले ऐड कर दीजिए, ये बन गया। उसी प्रकार के अगर 154 है तो सिंपल से 53 एक जोड़ देना इसमें, तो एक जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 53 54 हो जाएगा। और आपने जो एक जोड़ा है वो फर्स्ट पहले लगा दीजिए, बाकी ये फिर बन गया कि ये इसका हो गया। उसी प्रकार के 155 154 एक जोड़ देना, फिर जो जोड़े उस पहले लगा देना, बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का आप याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद
61 में, यानी कि 61 में ये कहा गया था महाभियोग, यानी कि देखिए, हाँ, ये देश तो अगर लोकतांत्रिक देश में वहाँ तो सभी लोगों को किसी के लिए भी तो वहाँ सूटेबल नहीं है, ठीक है? कभी भी कुछ हो कभी भी हटाया जा सकता है आपको पद में, मतलब सिक्योर नहीं है लोकतांत्रिक सरकार में, सिक्योर नहीं है कि, ठीक है? ये ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक है? और मैं परमानेंट हो चुका हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता, ये लोकतांत्रिक है, तो कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए देखिए, अगर किसी ऐसा घटनाएँ हो गया कि आपको राष्ट्रपति को निकालना पड़ा, या उसको हटाना पड़ा पद से, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को किसी को हटाना पड़े, तो एक ही उसके लिए क्या होता है, आपको राष्ट्रपति हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको महाभियोग द्वारा ही हटा सकते हो उसे। ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन लिखे और उसे हटा दिए, नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है? उसको हटाने के लिए क्या करेगा, आपको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ठीक है? याद रखें। और एग्ज़ामिनेशन में पूछता है कि महाभियोग जो प्रक्रिया किस आर्टिकल में ज़िक्र किया गया है? तो उस किस आर्टिकल में? 61 आर्टिकल में ज़िक्र किया गया है। ठीक है? उसी प्रकार के नेक्स्ट आता है 72 अनुच्छेद 72 में क्षमादान, यानी कि क्षमादान, देखिए क्षमादान मतलब फांसी, जो फांसी की माफ़ी को क्षमादान करवा सकता है, तो उसके अंदर एबिलिटी वो राष्ट्रपति के ही अंदर वो क्षमता होती है, वो ताकत होती है, वो पावर होते हैं, जिसकी वजह से जो किसी की भी क्षमादान कर सकता है, किसी भी फांसी को वो माफ़ करवा सकता है, ओनली वन कौन? राष्ट्रपति, ठीक है? अब देखो, इसको याद करने का थोड़ा सा मैं तरीका बता, ठीक है? राष्ट्रपति देखो 7 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। 7 मतलब ये राष्ट्रपति खड़ा है, और ये कोई झुका हुआ है, देखो कोई पर्सन झुका हुआ है, 2 मतलब झुका हुआ, उसके सर झुका हुआ है, ठीक है? तो यानी क्या, इससे क्षमा माँग रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है? तो यानी कि फांसी के लिए माफ़ी माँग रहा है, ठीक है? तो इसे याद कर सकते हैं, ठीक है आप? फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ ज़िक्र किया गया है 153 में, यानी 123 में अध्यादेश। अभी अध्यादेश क्या होता है? देखिए अध्यादेश क्या होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है? इसको इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है? देखिए अध्यादेश मतलब अगर प्रधानमंत्री को अगर डिसीजन हो, किसी कोई घटनाएँ हो गया जिसकी वजह से अगर राष्ट्रपति, यानी कि सिंपल सी, अगर कोई असेंबली में, जैसे कि संसद में, अगर वहाँ पे यानी कि राज्यसभा, यानी कि वहाँ पे राज्यसभा भी ना हो ना लोकसभा हो, अगर दोनों अवेलेबल नहीं हो, दोनों को अनुपस्थित हो, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, और मुझे इमीडिएटली प्रधानमंत्री को कोई कानून बनाना है, कोई कानून लेना है, ठीक है? कोई कानून बनाना है, जल्दी बनाना है, ठीक है? और वहाँ पे ना लोकसभा मौजूद है, ना राज्यसभा मौजूद है, ठीक है? तो अब क्या करेगा? अब क्योंकि कानून तो बनता है लोकसभा और राज्यसभा की उपस्थिति में ही कानून बनाया जाता है, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं, अनुपस्थित हैं, तब क्या होगा? तब कंडीशन ये है कि जब एक यहाँ पे प्रधानमंत्री का ऑप्शन बनता है, अब राष्ट्रपति जो रहता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग हैं, जिसमें एक तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा, और एक तो आता है राष्ट्रपति। तो क्या करेगा अब प्रधानमंत्री, ये दोनों तो अनुपस्थित है, लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या करेगा, जो प्रधानमंत्री के अब वो प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति जाएंगे, और मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएंगे, अब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से, यानी कि उसके साइन से, उसके जब ये ऑर्डर दे देंगे राष्ट्रपति, तो फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे, फिर ये जो प्रधानमंत्री फिर वो उस बिल को, ये उस कानून को पास कर सकते हैं, ठीक है? वो कानून फिर बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखना, इसके ही हस्तक्षेप से कानून बन सकते हैं, ठीक है? किसके? राष्ट्रपति को, अगर ये दोनों अनुपस्थित रहे, उसी को कहा जाता है अध्यादेश, ठीक है? उसी प्रकार फिर देखिए 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, और देखिए, और राष्ट्रपति क्या करता है, जो राष्ट्रपति जो सलाह लेने का जो कार्य, राष्ट्रपति जितने भी सलाह लेते हैं ना, वो किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, ठीक है? अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से के सलाह कोर्ट से ही सलाह लेगा, ठीक है? वो भी हो गया। फिर देखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है? इसका 2-3 फैक्ट बताएंगे, ठीक है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का जिक्र किया गया है, ठीक है? और देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 में, यानी अनुच्छेद 64 में कहा गया राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, सभा के रूप में काम करते हैं, किसके? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? और देखिए ये क्या है,
ये ये क्या बोला, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति को इसके पद के लिए नहीं मिलता है सैलरी। इसके ये नहीं कि उपराष्ट्रपति है तो हमें सैलरी, उसको जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद से पद के तौर पे उसे पैसा दिया जाता है। लेकिन इसके उपराष्ट्रपति है, इसके पद के लिए उसे पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जो राज्यसभा यानी कि बल्कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करता है ना, उसके लिए इसे पैसा दिया जाता है। अगर ये राज्यसभा में अगर सब नहीं कार्य करेगा तो इसे पैसा भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अब पता है एक देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं और उसी प्रकार एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति। तो चलिए प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री का जिक्र किसमें किया गया है? देखिए इसमें देखिए 74 आर्टिकल 74 में अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिक्र किया गया है। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के सहायता करता है उसके कानून बनाने या डिफरेंट डिफरेंट तरह से, यानी कुल मिला के ये राष्ट्रपति को सहायता करता है मंत्रिमंडल। ठीक है, और अब पता है कि कोई भी कानून अगर प्रधानमंत्री को बनाना है तो फिर वो राष्ट्रपति की सलाह लेना पड़ता है। तो राष्ट्रपति की मौजूदगी में ही कानून बन सकता है, उसके हस्ताक्षर के करेंगे तभी आगे कानून पास हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का। इसलिए जो मंत्रिमंडल होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता, बल्कि वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, और देखिए फिर राष्ट्रपति का जिक्र किस में किया गया है? राष्ट्रपति का जिक्र 75 अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो महान्यायवादी क्या होता है? यानी ये देखिए जो मंत्रिमंडल होते हैं वो राष्ट्रपति की सहायता करता है। इसी प्रकार के तो प्रधानमंत्री का भी तो कोई होना चाहिए सहायता करने वाले। ठीक है, तो ये अगर देखिए अगर प्रधानमंत्री को अगर देखिए प्रधानमंत्री को कोई सलाह लेना है तो सलाह लेने के लिए वो कहाँ पे, वो किससे सलाह लेगा? वो महान्यायवादी द्वारा उससे सलाह लेगा। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति को सलाह लेना होता वो सुप्रीम कोर्ट से अध्यक्ष से सलाह लेते थे। ठीक है, उसके सुप्रीम कोर्ट से उसे सलाह मिला जाता था। ठीक है, जो भी उसके न्यायाधीश उसे सलाह दिया जाता था। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री वो किससे सलाह लेगा? वो देखिए ये मानववादी से सलाह लेगा और इसी से सलाह लेगा। ठीक है, उसी प्रकार की देखिए, उसी प्रकार एक राज्य के लिए देखिए, एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, उसी प्रकार इसका जिक्र देखिए, अब मंत्रिमंडल हो गया। अब मंत्रिमंडल किसके लिए? राज्यपाल के लिए, यानी कि ये राज्यपाल की आवश्यकता के लिए होते मंत्रिमंडल बनाया जाता है। ठीक है, और अगर मुख्यमंत्री भी कोई कानून बनाएगा तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के जब होगा तभी बना पाएगा कानून। ठीक है, तो फिर देखिए उसी प्रकार के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार के 165 में महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता जिस प्रकार के प्रधानमंत्री के लिए सलाह उसके जो महान्यायवादी द्वारा वो उसके कोई भी अपने बातों को बयान कर सकते हैं, कुल भी जितने भी आवश्यकता सलाह लेना होगा वैसे रहेगा। उसी प्रकार के मुख्यमंत्री को अगर कोई सलाह लेना हो तो महाधिवक्ता द्वारा ही सलाह दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार के फिर नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए इसका याद करने का थोड़ा सा तरीका देखिए, ये इसमें कितना 74 है तो इसमें क्या कीजिएगा आप, अब इसमें क्या 11 घटा दीजिए, 11 इसमें घटा दीजिए। ठीक है, और 11 घटा दीजिए, और जो घटाते हैं वो बस पहले ऐड कर दीजिए, मतलब इसमें एक पहले ऐड कर देना। जैसे 74 में अगर 74 है उसमें अगर मैं घटा देता हूँ 11 तो कितना हो जाएगा? देखिए यानी कि ये कुल मिला कितना हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा। अब 63 के पहले एक तो पहले ऐड करना ही करना तो 163, देखो 163 के अंदर ये आता है। उसी प्रकार के 75 में ये 11 घटा देंगे कितना आएगा? ये 64 आएगा। 64 के पहले एक जोड़ देंगे, उसी प्रकार के मेरे पास 64 आ जाएगा। उसी प्रकार के अगर 76 में एक घटा देंगे तो 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 65 आएगा। 65 के पहले अगर एक जोड़ देंगे तो फिर 165 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आप याद रखो। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक जोड़ देना है, उसके बाद 11 घटा देना है, उसके बाद 163 आ जाएगा। उसी प्रकार के भी इसमें भी वही करना है। ठीक है, उसी प्रकार के फिर नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया। संसद जो कि एक राज्य एक देश के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में ही होते हैं। ठीक है, तो संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 में, यानी कि 79 में किया गया। और उसी प्रकार के बात करें 80 में, अनुच्छेद 80 में वो राज्यसभा का जिक्र किया गया, और 81 में वो लोकसभा का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब याद करने का तरीका देखिए सरल।
सरल है तो 79, 80, 81 तो सीरियल वाइज़ है, तो स से संसद का, राज से राज्यसभा का और ला से लोकसभा का ज़िक्र किया गया, तो 79, 80, 81 तो याद हो सकता है। अब देखिए अगर और इसी प्रकार के अब देखिए अब 11 अब 81 में 11 माइनस कर दीजिए। इस 81 में 11 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 81 में तो 70 आएगा। अब 70 में पहले 1 लगा देना, उस प्रकार की ये हो जाएगा, ठीक है? इसे याद कर आर्टिकल याद हो जाएगा। उसी प्रकार के ये किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए ये यानी कि ये देश के स्तर पर ये संसद कानून बनाती है। लेकिन अगर आपके राज्य स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया कौन करता है? विधानमंडल द्वारा होता है। और ये आर्टिकल कितने में ज़िक्र किया गया? 168 में ज़िक्र किया गया एक विधानमंडल होना चाहिए एक राज्य के लिए। और जो विधानमंडल होते हैं वो राज्य के कानून बनाने जहाँ भी अगर राज्य को कानून बनाना है तो वो विधानमंडल में ही बनता है, ठीक है? उसी प्रकार के अनुच्छेद 170 में विधानसभा, एक विधानसभा जिस प्रकार के राज्यसभा, लोकसभा होते हैं एक देश के लिए, उसी प्रकार के राज्य के लिए विधानसभा होती है, ठीक है? और फिर एक ठो विधान परिषद होते हैं। और देखो विधान परिषद होते हैं वो सभी राज्यों में अवेलेबल नहीं, कुछ-कुछ 5-6 राज्य में अवेलेबल है, उसके मैं इसके बाद में उसका ज़िक्र करूँगा, ठीक है? किस-किस राज्य में विधानसभा परिषद है, ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ अनुच्छेद 100 में इम्पोर्टेंट एक अनुच्छेद 100 में क्या ज़िक्र किया है? निर्णायक मत। अब निर्णायक मत क्या होते हैं? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, निर्णायक मत होता है यदि कोई यदि लोकसभा में अगर अगर लोकसभा में कोई मुद्दे पर अगर वोटिंग चल रहा है, ठीक है? और वोटिंग चल रहा है, अगर वोटिंग क्या होता है, किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रहा है और वोटिंग अगर इक्वल हो गया, यानी कि अगर किसी मत से 50 वोटिंग मिल गई और किसी और मत से, यानी कुल मिला के जो वोटिंग चल रहा है और वोटिंग अगर इक्वल आ गया, बराबर दोनों का वोटिंग आ गया, यानी कि 50-50 आ गया, तब क्या होगा? तब तो निर्णय नहीं लिया जा सकता है ना। कैसे निर्णय होगा? जब सेम सेम वोटिंग आ गया है, अगर 50 वोटिंग उसका भी 50 वोटिंग उनका भी हो गया, तो कौन जीतेगा उसका निर्णय हो ही नहीं सकता कि कानून किस तरफ पास किया जाएगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, जो महादेव होते हैं, यानी कि वहाँ जो मुख्य जो निर्णायक महोदय होते हैं, उसके द्वारा वो जिस पक्ष में अगर वोट देंगे, वो वोट वही उसी की तरफ वो कानून पास होगा, ठीक है? अगर अगर देखिए अगर 50-50 देखिए यहाँ पे अगर 50-50 अगर दोनों तरफ आ चुका है, तो यहाँ पे अभी कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे जो मुख्य जो वहाँ पे जो रहेगा महोदय रहेगा, जो वहाँ के अध्यक्ष रहेगा, उसी के द्वारा फिर यहाँ पे होगा। ये जिस तरफ मत देगा, उधर ही तरफ कानून पास हो जाएगा, ठीक है? तो यही निर्णायक है, ठीक है? क्योंकि अब वो जिन अब निर्णायक के जो काम बताए वो निर्णायक महोदय द्वारा ही अब इसको कानून पास किया जा सकता है उसके मत से। अब जिस तरफ वो मत देगा उधर कानून पास हो जाएगा, ठीक है? फिर ये तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन का ज़िक्र किया गया है। अब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि यदि आपको यदि कोई कानून अगर मैं पास करवाना है प्रधानमंत्री को, तो अगर वो लोकसभा में लेगा नहीं, कि लोकसभा में क्या होता है कानून पास नहीं हो, मैंने वहाँ पे नहीं हो पाया, तो फिर वो अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गया या किसी प्रकार का कुछ हो गया, तो वो क्या राज्यसभा के जाएंगे, ठीक है? राज्यसभा के तीनों के जो संयुक्त से जो कानून बनता है ना, वो संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री के जो संयुक्त में जो कानून बनता है उसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है? संयुक्त अधिवेशन। उसी बात तो याद रखना, ये संयुक्त अधिवेशन का जिक्र किया आर्टिकल 108 में किया गया है, ठीक है? उसी प्रकार के देखिए फिर अनुच्छेद 110। 110 में धन धन अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, धन अधिवेशन। और एक ठो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, ये इंपॉर्टेंट दोनों समझने का। अब देखिए धन वित्त विधेयक क्या होता है? अब धन विधेयक होता है, सिंपल सी याद रखने का ऐसा तरीका बताइए, याद रखिए कि सरकार जो धन जुटाने के जो प्रक्रिया होते हैं, सरकार द्वारा जो धन जुटाने के जो प्रक्रिया होते हैं, उसी को कहा जाता है धन विधायक। और बाकी जो जो पैसा उन्होंने जुटाया है, अब वो पैसा पैसा जुटाया है, वो पैसे से जो उन्होंने सड़क हो गया है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण और इत्यादि निर्माण के लिए जो सरकार खर्च करती है पैसों को, उसको कहते हैं उसको कहते हैं वित्त विधेयक, ठीक है? जो सरकार जो पैसे जुटाते हैं उसको कहा जाता है धन विधायक। और जो पैसे जो जुटाए हैं वो पैसों को अगर वो इन्वेस्ट करते हैं सड़क बनाने के लिए या किसी प्रकार के देश के लिए भी यानी कि खर्च करते हैं, ठीक है? उसको कहा जाता है वित्त विधायक, ठीक है? और देखिए याद रखिए कि धन विधायक को किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये धन विधायक को क्या कहते हैं? ये लोकसभा पारित करता है धन विधायक को, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब बजट तो आपको पता ही है। बजट से तो आप बजट पता है कि साल का लेखा जोखा, यानी एक साल का लेखा जोखा को बजट कहा जाता है, ठीक है? क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ उसको कहा जाता है, ठीक है?
बजट। उसी प्रकार के नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 116 जो यानी कि लेखानुदान, यानी कि देखिए बजट तो सिंपल सी बजट का जिक्र 112 में किया गया है। लेकिन देखिए बजट का जिक्र 112 में तो किया गया है, लेकिन अगर देखिए बजट तो एक साल में एक साल के लेखा जोखा है, लेकिन क्या कोई कंडीशन अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बजट बच गया है, कुछ पास हुआ, लेकिन कुछ बिल होते किसी वजह से पेंडिंग में रह गए, तो उस पेंडिंग को फिर बाद में जो उसको फिर से एक बार रिकवर किया जाता है, रेवेन्यू किया जाता है उसको, यानी आर्टिकल उनको भी लिखा गया कि आर्टिकल होते हैं 116 में लिखा अनुदान, यानी कि जो बचे हुए आर्टिकल, जो बचे हुए बजट को फिर से एक बार उसे आप पास कर सकते हैं, ठीक है, जो बचे हुए। चलते फिर नेक्स्ट। देखिए मैंने बात किया था कि विधान परिषद, ठीक है, कि राज्य के लिए कुछ राज्यों में विधान परिषद भी कुछ राज्यों में कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद देखते हैं, ठीक है, यानी आसान याद करने का तरीका देखिए, यानी कि विधान परिषद किन किन राज्यों में अभी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, तू भी मजा कर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तू भी मजा कर, ठीक है। तू मतलब देखिए टी मतलब हो गया तेलंगाना, और यू मतलब यूपी, ठीक है। उसी प्रकार के भी मतलब बिहार, और एम मतलब महाराष्ट्र, जे मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, याद हो, ए मतलब आंध्र प्रदेश, और कर मतलब सीधे यहाँ कर्नाटक याद रखना, ठीक है। ये देखिए नहीं, इसमें याद रखिए कि जैसे कि यानी कि जो इसमें जम्मू कश्मीर हो गया, ये हट चुका है, जम्मू कश्मीर यहाँ हट चुका है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को आप लेना है, आंध्र प्रदेश भी हटने वाला है, लेकिन अभी ये हटा नहीं। लेकिन अब अगर बात किया जाएगा तो आप कितना होना चाहिए, कुल मिला के अब छः ही राज्य हो गया जिसमें विधान परिषद अभी भी चल रहा है, ठीक, अभी भी है, ठीक है। बाकी जो जम्मू कश्मीर भी यहाँ से चल चुका है, एक ये हो गया है, एक ये है, एक ये है, और एक ये बाकी ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद करने का, एक दो बार आप इसको रिपीट कीजिएगा तो अब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तू भी मजा कर, ये तो ईजी टिक्स है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट आता है, एक तो हाई कोर्ट होगा, एक देश के लिए वो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक राज्य के लिए सबसे बड़ा कोर्ट हो गया वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हो गया, यानी अनुच्छेद 124 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन एक देश में होना चाहिए, ठीक है। किसमें जिक्र किया गया, 124वें अनुच्छेद में, ठीक है। उसी प्रकार के अनुच्छेद 131 में उसके अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है उसके जिक्र किया गया। उसी प्रकार के अनुच्छेद 148 में केग, यानी कि केग की नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केग क्या होता है, देखो केग क्या होता है, केग की नियुक्ति क्या होता है, केग होता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखें। अब देखिए इसका जो केग हो गया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम क्या रहता है, ये क्या रहता है कि जो सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है उसका लेखा जोखा, उसका देख रेख, उसके बारे में ठीक है, जो खर्चे वगैरह जो उसका लेखा जोखा हो गया, उसके खर्चे को देख रेख करने का जो कार्य होता है वो केक के द्वारा ही होता है, ठीक है। और आप देखते घोटाला, जितना भी घोटाला होता है, अगर 2G हो गया या कोई स्पेक्ट्रम में जो घोटाले होते हैं उसका जो पता किसके द्वारा लगाया जाता है, वो केक ही होता है, उसके पता लगाया, केक के द्वारा ही उसे पता किया जाता है, ठीक है, कि घोटाले क्या हुआ, कैसे घोटाले हुए, तो सब केक की प्रक्रिया है, केक के द्वारा ही इस घोटाले को पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जो केक के अध्यक्ष कौन कौन है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी, तो उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उस पर फिर नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट आना चाहिए, ये जिक्र किया गया। अगर बोलेगा कि राज्यों का हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया, तो अनुच्छेद 216 में, उसी प्रकार 214 में, उसी 216 में एक उसके गठन होंगे, उसके गठन यानी कि हाई कोर्ट का गठन हो गया किया गया हो किस अनुच्छेद में, 216 अनुच्छेद में, ठीक है। तो ये इसको याद कीजिएगा। उसी प्रकार के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और केंद्र राज्य से संबंधित, यानी कि केंद्र और राज्य से संबंधित, यानी कि केंद्र हो गया जो हमारे हाई, यानी कि देश हो गया, और किसी राज्य के संबंधित क्या क्या अनुच्छेद है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दो ठो ले लेते हैं। अनुच्छेद 200, यानी कि अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य की सूची पर विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि केंद्र होते हैं वो राज्य सूची के स्तर पर भी कानून मतलब विषय पर ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। राज्य सूची विषय पर कानून बनाया जा सकते हैं, ठीक है।
केंद्र सरकार को होता है। सरकार अगर चाहे किसी राज्य में कानून बनाने के लिए तो वो बना सकते हैं, ठीक है? वही कह रहा है। उसी प्रकार के देखिए अनुच्छेद 250 में क्या था, आपातकाल के दौरान, जो आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। ये भी होता है, किसके बीच में होते हैं? ये भी कि केंद्र और केंद्र सरकार के पास हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति हो जाए, ठीक। अगर किसी प्रकार के अगर राज्य मंत्री जो वहाँ के राज्य होते हैं, जो जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य में किसी प्रकार के कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार भी वहाँ पे उस आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की प्रक्रिया मतलब बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के फिर देखिए अनुच्छेद 262 में क्या ज़िक्र किया गया है कि नदी जल विवाद, यानी कि नदी जल विवाद क्या, जैसे कि आपके नदी नदी जल विवाद हो गया वो अपने देश में, यानी कुल मिला के, जैसे कि अगर कोई राज्य में नदी कोई राज्य में अगर कोई नदी के जल विवाद हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि अगर नदी बह रहा है और वो बह रहा है, कुछ बीच में उसे बांध बना के पानी का स्टॉक कर लिया और कहीं और एरिया में नहीं जा, किसी और राज्य में पानी अच्छे से नहीं जा पा रहा है, तो इस प्रकार के विवाद तो बहुत सारे हो गए ना। तो इसलिए बोला कि नदी जल विवाद का भी जिक्र आर्टिकल होता है 26 में, यानी कि 262 में जिक्र किया गया है, यानी कि 265 में जिक्र किया गया है, ठीक है, नदी नदी जल विवाद। उसी प्रकार के फिर देखिए अनुच्छेद 263 का होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद मतलब क्या होता है कि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आपको ये मैंने किसका इसका बारे में इसमें अंतर्राज्य मतलब राज्य के अंतर होते हैं, कभी परिषद राज्य के अंतर्राज्य परिषद का जिक्र 263 आर्टिकल में किया गया। अंतर्राज्य अंतर राज्य जो परिषद क्या होते हैं, ये परिषद होते हैं, यानी कि एक राज्य के अंदर होते हैं, वो आप एक वहाँ पे कुछ नियम कानून वगैरह जो नदी हो गया या किसी और विवाद से जो भी विवाद होते हैं एक राज्य के अंदर होते हैं, उसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सुलझाया जा सकता है, ठीक है, उसमें दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। उसी प्रकार की फिर नेक्स्ट आर्टिकल 180 में उसमें वित्त आयोग, यानी कि वित्त आयोग का गठन किया गया। किसमें? वित्त आयोग। अब ये वित्त आयोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग होता है यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो टैक्स का जो वितरण किया जाता है, दोनों में जो वितरण किया जाता है उसी को कहा जाता है वित्त आयोग। तो ये किसमें जिक्र किया गया? 280 आर्टिकल में। उसी प्रकार के फिर देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है 312 में अखिल भारतीय सेवा, इंपॉर्टेंट है। अखिल यानी आईएएस हो गया, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो देखो आईएएस और आईपीएस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आईएफएस का कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि आईएफएस दो इसका मीनिंग होता है। ये कौन सा आईपीएस है? आईएफएस है, यानी ये इंडियन है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, यानी कि फॉरेस्ट मतलब जंगल, वन विवाद, वन वगैरह इसकी इसमें आता है। लेकिन एक और आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी विदेशी सर्विस के लिए। तो इसमें यानी कि ये जो है ये वन के लिए है, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए। और जो वो आता है किसके लिए? फॉरेन के लिए। तो देखना इसमें कंफ्यूजन नहीं, बस इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो है कौन सा है? फॉरेस्ट है, ठीक है, ना कि फॉरेन। उसी प्रकार के फिर नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 315 में जिक्र किया गया है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि जो आप संघ यानी कि एक स्टेट एक देश लेवल पे जो यूपीएससी एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम होते हैं, ठीक है, ये होता है ना यूपीएससी जो होता है एक देश के, एक इंडिया इंटरनेशनल यानी कि एक बड़े एग्जाम होते हैं। यूपीएससी एक होते हैं एक अपने देश के। यूपीएससी एग्जाम का किस में होता है यूपीएससी एग्जाम, सब बताइए ना। एक देश लेवल पे, एक ठो इंडिया लेवल पे होते हैं। उसी प्रकार के एक ठो जो संघ लेवल पे एग्जाम होते हैं, केंद्र लेवल पर जो एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, उसको यूपीएससी कहा जाता है ना। और जो एक स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है उसको पीसीएस कहा जाते हैं, पीसीएस कहते हैं। तो इसका भी जिक्र किस में किया गया? अनुच्छेद 315 में किया गया, वही कह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, शायद ये हो चुका है, ठीक है, सॉरी। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है, ठीक है। निर्वाचन। अब देखिए देश में सब कुछ मैंने पढ़ लिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके संविधान, उसके नियम बनाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति, लोकसभा, जितने भी सब पढ़ लिए। लेकिन ये सब तभी हो जाएगा जब वोटिंग होगा ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो उसमें वोटिंग क्यों अनिवार्य है, इसमें यानी निर्वाचन आयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यानी वोटिंग के लिए, तो वोटिंग जो होता है निर्वाचन, उसकी किस में जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी इलेक्शंस ऑफ कमीशन जिक्र किया गया किसमें? अनुच्छेद 224 में निर्वाचन आयोग का किया गया है,
किसमें? अनुच्छेद 324 में। उसी प्रकार के राज्य भाषा। अब देखो राज्य भाषा से यहाँ पे परिचय देखिए, राज्य भाषा यानी अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा ना कि राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय राज्य जो भाषा है वो हिंदी, जैसे हिंदी लिया गया है उसी प्रकार इसका लिपि जो कि देवनागरी, यानी राज्य भाषा बोला ना कि राष्ट्रीय भाषा आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राज्य भाषा भाषा कौन सा है? हिंदी है। हिंदी जो अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया है, और बाकी जो लिपि उसका है वो कौन सा, उसका वो देवनागरी। ठीक है। इसी प्रकार के देखिए आपातकाल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखो 3 ठो है। पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 में। उसी प्रकार के फिर 356 में राष्ट्रीय शासन यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मतलब क्या हो गया? यानी किसी भी स्टेट में अगर वहाँ पे किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम घटनाएं की वजह से वहाँ के अगर मुख्यमंत्री अगर प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है, कहीं चला गया या किसी प्रकार के कुछ घटना हो गया, तो वहाँ पे शासन कौन, वहाँ पे सीधे शासन किसका होगा? वहाँ पे सीधे शासन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति वहाँ पे शासन होगा। ठीक है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में जब पहले जो 370 धारा था जब हटा था, तो उस समय वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह नहीं थे। ठीक है। किसी में जो केंद्र पर जो डायरेक्ट हक होता है वो राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का, ये सब का हक होता है, डायरेक्ट उसमें अधिकार होता है। ठीक है। उसमें किसी स्टेट में मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट वही कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन मतलब जिस स्टेट में मुख्यमंत्री वगैरह नहीं हो, डायरेक्ट जो अधिकारों जो कानून जो सप्लाई जितना भी अधिकार होगा वो एक राष्ट्रपति द्वारा अधिकार होगा किसी भी एक स्टेट में। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल मतलब होता है कि जो आर्थिक यानी आर्थिक स्थिति में जो आपातकाल लागू किया जाता है उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। किस अनुच्छेद में? 360 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था पर जिस जो ऐसा आपातकाल जो आर्थिक व्यवस्थाओं पे वो प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वही कह रहा है। नेक्स्ट आता है फिर देखो अनुच्छेद यानी कि संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान संशोधन तो होना चाहिए नहीं कि संविधान में अगर किसी प्रकार की कोई अगर कुछ संशोधन करना चाहता है, यानी कि कोई और आर्टिकल उसमें ऐड करना चाहता है, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि वैसा नियम कानून पेश होना चाहिए और संविधान में एडिट कर संशोधन कर सकते हैं जो कि सुटेबल हो। ठीक है। फिर देखिए उसमें अनुच्छेद 368 में किया गया संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत का जिक्र किस में किया गया? आर्टिकल 17 में। उसी प्रकार के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण मतलब ये यानी प्रोटेक्टर ऑफ द मिनोरिटी, यानी इसमें ये होता है कि अल्पसंख्यक यानी कि ऐसा नहीं अगर छोटे लोग हैं, छोटे गरीब पीपल मिडिल क्लास, तो उसका भी संरक्षण होना चाहिए, उसका भी बचाव होना चाहिए, उसमें उसको भी बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है। उसके लिए सरकार को संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। किसके लिए? अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या एकदम ना के बराबर है। ठीक है। कोई ऐसा कौम कोई ऐसा जनजाति जिसका संख्या ना के बराबर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ये संरक्षण मिलने चाहिए। ठीक है। उसमें कह रहा है अनुच्छेद 229 में कह रहा है। उसी प्रकार के फिर देखिए अनुच्छेद 40 में होते हैं पंचायत राज्य की प्रणाली, ये तो जानते हैं पंचायत राज्य की प्रणाली का जिक्र 40 में किया गया है। फिर अनुच्छेद होते 32 में वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है। ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए हार्ट याद रखिए, इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि हार्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इस नाम से भी जाना था। कभी कभी क्या कहता है एग्जामिनेशन में अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना लिखकर आपको ये दे देता है। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। ठीक है। और इसमें एक तो में ये बता चुका कि अस्पृश्यता क्या होता है, मतलब कि छुआछूत इसे कहते थे पहले, अगर मैं इसे छुआछूत होता है उसका भी निवारण होता है, वो आर्टिकल होते 17 में जिक्र किया गया। ठीक है। छुआछूत वगैरह। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।